हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए टेंस सीरीज़ की अगली कड़ी में आज देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग होता है, आइए देखते हैं इसकी पहचान को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान, यदि हिंदी वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या इस तरीके के आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, वाक्य लिखा हुआ है कि वह एक किताब पढ़ रहा है, तो देखेंगे वाक्य के अंत में आया हुआ है रहा है। इससे ये पहचान हो गई कि यह जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा वाक्य लिखा हुआ है कि सीमा स्कूल जा रही है, तो इससे रही है शब्द से ये पता चल गया कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हिंदी वाक्य को देखने के बाद में आपको आसानी से पहचान हो जाएगी कि हाँ, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब यदि बात करें इंग्लिश के वाक्यों को, यानी कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि इज, एम, आर, ये तीन अलग अलग वर्ड हैं, इज, एम और आर। इनमें से कोई एक का प्रयोग हुआ होगा, चाहे वो इज का प्रयोग हुआ हो या फिर एम का या फिर आर का। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हुआ होगा। ये होती हैं सहायक क्रियाएं। इन सहायक क्रिया में किसी एक का प्रयोग हुआ होगा और वर्ब यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ होगा। यदि किसी सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक और वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग मिलता है तो वह सेंटेंस श्योरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज शब्द का प्रयोग हुआ है, रीड यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो इससे ये पहचान हो गई, हाँ, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, इसे ही देख लेते हैं दूसरा वाक्य। जैसे लिखा हुआ है कि सी इज गोइंग टू द स्कूल, तो इज और गो में आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग। तो इससे ये पहचान हो गई कि ये जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि अब चाहे इंग्लिश के सेंटेंस होंगे चाहे हिंदी के, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हाँ, ये जो सेंटेंस है ये श्योरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी कि वाक्यों के क्या प्रकार होते हैं और उन हर एक प्रकार के वाक्यों के क्या नियम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे पिछले टेंस की सीरीज़ के वीडियो में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था उसमें हमने बताया था जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक होता है, दूसरा निगेटिव नकारात्मक होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और चौथा इंट्रोगेटिव और निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक होता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, यानी कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का क्या नियम होता है, इसके बारे में आज देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहले यदि हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। दोस्त, इनमें से कोई एक का प्रयोग करना है, तीनों एक साथ में नहीं, इज या फिर एम या फिर आर। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ देना है आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को लिख देना है और इसके बाद में भी यदि कोई शब्द बच रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद में जुड़ जाता है, यानी कि अदर ऑब्जेक्ट के रूप में उसको जोड़ दिया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि नियम समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद में सहायक क्रिया यानी इज, एम, आर और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब चलिए देख लेते हैं इज, एम, आर, ये 3 सहायक क्रियाओं में से कौन सी सहायक क्रिया किस कर्ता के साथ में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इज की। इज एक वचन की सहायक क्रिया है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में प्रयोग की जाएगी। जैसे हमारा कर्ता होगा यदि ही यानी कि वह कोई पुल्लिंग का, और शी वह स्त्रीलिंग की, और इट यानी कि यह और एक वचन का कोई कर्ता जैसे किसी का नाम हो गया, तो ऐसे में हम इज का प्रयोग करेंगे कि इन 2 वाक्यों में वह
एक वचन का कर्ता था तो इसके साथ में इज का प्रयोग हुआ। सीमा एक नाम था, एक वचन की कर्ता थी, इसके साथ में इज का प्रयोग हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा यानी कि आर। तो आर का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ में करते हैं, जैसे वी, यू, दे या कोई और बहुवचन का कर्ता। ठीक, जब बहुवचन का कर्ता मतलब जैसे कोई नाम लिया जाए वो ढेर सारी संख्या में यानी कि एक से अधिक संख्या में हो तो वह बहुवचन में हो जाती हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, बकरियाँ, मछलियाँ, ये सब बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। लास्ट वन बचता है हमारा एम। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता के साथ में होता है, आई यानी मैं के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कब यह नियम आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सहायक क्रिया किस कर्ता के साथ में प्रयोग की जाएगी। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स जिससे कि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों एक वाक्य लिखा है, वह कलम खरीद रहा है। अब जैसे हमने टेंस की पिछले वीडियो में या इससे पहले भी आपको समझाया है, जब भी कोई वाक्य मिले हिंदी का हो और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे और वाक्य के अंत में देखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा है और इस वाक्य के अंत में लिखा हुआ है रहा है, ये वाक्य कंफर्म हो गया कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अब दूसरी बात, फर्स्ट वन टेंस को पहचानना, दूसरा सेंटेंस के टाइप्स को पहचानना। वह कलम खरीद रहा है, स्टेटमेंट्स को सीधे सीधे दे दिया गया यानी कि वाक्य को सीधे सीधे लिख दिया गया है, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, कोई नकारात्मक बात नहीं की गई है। तो ये जो हमारा वाक्य हो गया ये अफर्मेटिव हो गया। अब क्या करते हैं, अफर्मेटिव के रूल को लगा देते हैं। जी हाँ दोस्त, इन तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश से सीखने में उतनी ही आसान है जितनी कि आपकी मातृभाषा। चलिए अब नियम क्या कहता है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है। अगर आपने अभी तक ये भी नहीं जाना है तो हमारी पिछली वीडियो में आप डेमो की क्लास में जा कर के देखिए और उसमें हमने कर्ता और क्रिया और कर्म को पहचानना बताया है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कर्ता यानी कि वह शब्द है हमारा कर्ता। खरीद रहा है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है। अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है खरीद रही है और समझ में आता है खरीद रहा है, या फिर अगर लिखा हुआ है खरीद रहा है समझ में आता है खरीद रही है। वाक्य के अंत से कन्फर्म कर लीजिए कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो चलिए यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि ये पुल्लिंग है तो लिखते हैं ही। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इनमें से कोई एक दोस्त अगर एक वचन करता है तो अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से उठा लेते हैं इज। ठीक, ही इज। अब इतने की बात कंप्लीट होगी। इसके बाद लिखना है वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है, खरीदना। खरीदने को कहते हैं परचेज या बाई। तो चलिए लिख लेते हैं बाई। इसके बाद कहता है आपको इसमें जोड़ देना है आई एन जी, लिख दिया। ही इज बाइंग। क्या खरीद रहा है, एक कलम खरीद रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट बच रहा है, उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है बाइंग अ पेन। और ये वाक्य हमारा हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो गया है, ही इज़ बाइंग अ पेन, वह एक कलम खरीद रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन का नियम है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक दूसरा सेंटेंस। लिखा हुआ है हम आज लखनऊ जा रहे हैं। तो दोस्त वो जो तीन महत्वपूर्ण नियम है, सबसे पहले टेंस को पहचानना, रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक, अब वाक्य में वाक्य के प्रकार को पहचानना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, तो स्टेटमेंट को सीधे सीधे दिया गया है यानी कि अफर्मेटिव। चलिए अब रूल को लगा लेते हैं। तो दिया हुआ है हम आज लखनऊ जा रहे हैं। हम करता है और करता है तो लिख दिया इसकी अंग्रेजी यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी। अब इसके बाद में इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आर का, वी आर। वी आर। इसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, जा रहे हैं यानी कि गो, और इसमें जोड़ना क्या है, आई एन जी। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोइंग लखनऊ। वी आर गोइंग लखनऊ। अब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लखनऊ, लेकिन इसके बाद में भी अदर ऑब्जेक्ट मिला हुआ है आज। ठीक, तो ये जो भी अदर शब्द मिलते हैं, जो भी
ऑब्जेक्ट के बाद में शब्द मिलते हैं उनको ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको बीच में ऐड कर देते हैं या फिर शुरुआत में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कोई भी शब्द बच रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद में। तो जैसे लिखा है वी आर गोइंग लखनऊ टुडे, वी आर गोइंग लखनऊ टुडे, हम आज लखनऊ जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा जो करता था बहुवचन का था, इसके लिए यहाँ पे आर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं के लिए प्रयोग होता है आई, और आई के साथ में सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एम का प्रयोग आई के साथ में ही किया जाता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, आई एम। अब इसके बाद में है पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना। देखो पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। अब इसमें जोड़ देना है आई एन जी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।